तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटम के बारे में, ठीक ना। डुअल नेचर तो मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, बेसिक चीजें बता के आज हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो एटम की कहानी में सबसे ज्यादा रोल अगर देखा जाए तो ये जो भाई साहब लोग हैं इनका है। जैसे डाल्टन थियरी ऑफ एटम, इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा ये हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तीसरे नंबर पे कौन है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इस पे नीट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, जेईई में भी क्वेश्चन पूछता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पे जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, बात समझ में आया, बोर्ड में भी आता है, जेईई में भी आता है, नीट में भी आता है। और लास्ट है सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम, ये है नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे एक एक करके तो इन दोनों पे हम लोग फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा बोहर पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्या, एक्सरे। क्या आता है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या आता है हमारा, एक्सरे। इसी में बता देंगे, ठीक है ना, एक्सरे, ठीक। तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्लियर। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ एटम में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, रेडियस निकालना, स्पीड निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ना वो न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, तो उसमें हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम में क्या है, ध्यान से देखिए, कुछ बातें मैंने लिखा है डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम में। इन्होंने कहा कि ऑल द मैटर मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल का क्या होता है, सब क्या बोला इन्होंने कि एटम ही है, इन्होंने ये बात बोला। और कहा कि ऑल एटम डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एटम, ठीक है भाई। इनके मेथड के थ्रू देखा गया कि ये फोर्स जिसे दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम कर रहे थे उसके नेचर के बारे में ये नहीं बता पा रहा था, फोर्स के नेचर के बारे में नहीं बता पा रहा था। जैसे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे फोर्स पे, ठीक है, वीक है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स है, कौन सा फोर्स, उसके फोर्स के बारे में इनके मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। एक और चीज इन्होंने पूछा, इनके नियम के थ्रू क्या एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, कि इन्होंने बोला कि वाई एटम डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट मास एंड साइज, ठीक है, बात समझ में। इन्होंने अपने इस डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम के माध्यम से ये बातें इन्होंने समझा, ठीक है ना, बताया। आगे चलते हैं। इसके बाद की कहानी जो हमारा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। जैसे तरबूजा नहीं बोला, तरबूजा में जैसे बीज है काला काला होता है, वो इलेक्ट्रॉन है, अब बाकी क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, बचे हुए जो पार्ट हैं, यानी ये सब छोटे छोटे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी क्या पॉजिटिवली है। और इन्होंने फाइनली ये भी बोला कि ये क्या है, न्यूट्रल है, एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल है, ये बात बताया, ठीक है ना। और पॉजिटिवली किसको बोला, ये सब जो बचा मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एटम इज स्फीयर, सही बात है भाई, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट, सही बात है भाई। इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन सच ए मैनर दैट देयर म्यूचुअल रिपल्सन, इन दोनों में रिपल्सन होगा ना, बैलेंस बाय देयर अट्रैक्शन विद द पॉजिटिव मैटर, ठीक है। सो ऑल एटम आर स्टेबल और न्यूट्रल। चलिए भाई न्यूट्रल बता ही दिए थे। आगे क्या बताया इन्होंने, जो एटॉमिक साइज है सेम फॉर थॉमसन मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई। इनका जो एटॉमिक साइज है, एटम, ठीक ना, एटम का जो साइज है वो जो रदरफोर्ड मॉडल जो साइज लिया था वही मॉडल इसमें भी मिला, लेकिन अंतर क्या रहा, उनके अरेंजमेंट में, बात समझ में आया। इनका अरेंजमेंट थोड़ा दूसरे ढंग से है, उनका कुछ अलग ढंग से मिला, वो कैसे मिला हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं, क्या क्या चीजें इनके माध्यम से एक्सप्लेन हुआ जो हमने अभी बताया। जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इसको आसानी से इनके मेथड के थ्रू एक्सप्लेन हो जाता था। जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसको इनके मेथड के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और क्या नहीं हो पाया भाई, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसमें भी कुछ देखा इन्होंने तो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो अब हम चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ क्या,
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें मैं नहीं लिखा रहा हूं, मेन बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हेल्प से क्या हुआ, रदरफोर्ड की कहानी अभी है, ध्यान से देखिए। इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया जिसका थिकनेस कितना है, करीब करीब 2.1 × 10⁻⁷ तकरीबन ये भी माना जाता है, दैट इज 10⁻18 मीटर, इस ऑर्डर का भी लिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये गोल्ड फॉयल है और ये दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूक्लियस दिख रहा नहीं, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या हुआ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को उन्होंने लिया, क्या लिया, अल्फा पार्टिकल को लिया और इसके ऊपर इस गोल्ड फॉयल के ऊपर क्या किया, ये इंसिडेंट कराया। तो इंसिडेंट जब कराया तो देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं गए और टकरा के, तो इस एक्सपेरिमेंट से महसूस किया कि लग रहा कि अंदर में कुछ बा, वो क्या है, न्यूक्लियस। समझ में आया। फिर देखा कि कुछ पार्टिकल कुछ और ऊपर से, मतलब इसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं इस बी को, कुछ और ऊपर से देखा पार्टिकल क्या कर गया, स्कैटर्ड कर गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है। ये देखा जाए तो इसमें स्कैटरिंग एंगल, इसमें क्या है, इसमें स्कैटरिंग एंगल क्या है, 180। अरे गोइल आ गए नहीं, अच्छा ये देखो, ये कुछ स्कैटरिंग पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए। तो देखो ये दिख रहा ना, सेम कहानी इधर भी है। ये जहां रुक जा रहा दिख रहा ना, ये दूरी, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, जो अभी हम बताएंगे, घबराइए नहीं, सुनिए ध्यान से। तो ये जो थीटा है, दिख रहा है ना, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा क्या हमारा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल गया और स्कैटर्ड हुआ ना ऐसे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना, ये देखो, ये थीटा एंगल बनाया ना। तो ये थीटा और ये इतना थोड़ा, ये देखो इधर डी थीटा। तो डी थीटा में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2, ठीक है ना। और क्या देखा, जहां पे एन थीटा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बिटवीन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला डिराइव करके दिया, ठीक है ना, यही एन थीटा किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये दैट इज 1/e², ई क्या है, 1/2mv², इसका, इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और यही एन थीटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू z², एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, जो भी हम गोल्ड का ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर है। तो उन्होंने ये कैलकुलेट करने के बाद एक फॉर्मूला ये मिला हमको, दिख रहा नहीं, ये आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में और क्या देखा कि 99% जो पार्टिकल है क्या है, अनडेविएटेड है। बात समझ में आ रहा है, डेविएट नहीं हो रहे हैं लेकिन बहुत हल्का सा हो रहे हैं। 1% क्या हो जा रहे हैं, पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे करते हैं, पहले इतना नोट करिए, ठीक है। ये देखो, आगे देख लो, मैं बताया था कि नंबर ऑफ स्कैटरिंग, दिख रहा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस ढंग का आया, ठीक है ना। थीटा अगर कम होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जाएगा, 180 पे देखे होगे, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या ले लें, 180, इसका मतलब इस कंडीशन में इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो जाता था, 0। तो कुछ इस ढंग का ग्राफ बना, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल में कुछ रिलेशन देखा, देखिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, दिख रहा है, ये न्यूक्लियस से जो सेंटर वाली लाइन है और ये वाली दूरी दिख रहा है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। और ये स्कैटरिंग एंगल थीटा पता ही है आपको, ठीक है ना, ये वाला स्कैटरिंग एंगल होता है, ठीक ना। बस भैया, नहीं चाबी नहीं है, है बस 1 मिनट में, ठीक, हाँ, ठीक है। इस इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल, ठीक है ना, के बीच में क्या रिलेशन है, b = 1/4πε और z² cot θ/2 1/2mv², 1/2mv² इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। तो z पता, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और z एटॉमिक नंबर। एक चीज मैंने देखा कि जो इंपैक्ट पैरामीटर, यहां से ये दूरी, बात समझ में आ रहा है, ये b आई मीन इंपैक्ट पैरामीटर, और ये सेंटर से न्यूक्लियस के सेंटर से जो दूरी है, इसके बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस ढंग का आया, दिख रहा है ना। बात समझ में आ रहा है। तो आगे हम देख लेते हैं, ये दिख रहा है ना, आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। एक आता है नया टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी में आता है रदरफोर्ड में ही।
अल्फा पार्टिकल को जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे थे, तो इसका अल्फा पार्टिकल को क्या लिख सकते हो 2He क्या 4, इसका अगर एटॉमिक नंबर क्या है Ze है, और ये इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 2E, दिख रहा ना ये। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका इसके ऊपर इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, यानी ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काफी दूर पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता 0। जैसे ही इसके पास आएगा तो ये सारा जो काइनेटिक एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इससे इन्होंने यही ना पता किया कि जो न्यूक्लियस का नेचर है वो क्या है पॉजिटिव है, रिपल करने लगा, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया रुक गया, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े होगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R पढ़े हो ना। तो Q1 ये हो गया और Q2 क्या हो जाएगा 2 into E। बात समझ में आ रहा है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, अगर इसको E मान ले, इसको क्या मान ले E अगर मान लेते हो, और इसको क्या मान ले के समझ में आ रहा है ना। तो इसको R0 की वैल्यू क्लोजेस्ट अप्रोच से आप निकाल सकते हो। कई बार नीट में पूछा गया M और R में रिलेशन पूछा गया, बात समझ में आ रहा है। तो आसानी से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, दिमाग में बैठाना है, सिर्फ इसमें कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाना है एनर्जी लगाना, और कुछ भी नहीं लगाना है, बात समझ में आया। अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जो पतली पन्नी होती है उसके ऊपर इंसिडेंट कराया गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकाला गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकाला गया कि साइज ऑफ एटम बड़ा है, एटम का साइज क्या बा बड़ा बा, किससे न्यूक्लियस से। तो साइज ऑफ एटम कितना है तकरीबन 10⁻⁻10, यानी 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर, किसके बराबर, और ये बोलते हैं 10⁻15 मीटर, यानी ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है। इसको बोलते हैं 1 फर्मी, क्या बोलते हैं 1 फर्मी, बात समझ में। और ये आगे देखो इसमें क्या कंक्लूजन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट, ठीक है, जस्ट लाइक ए प्लैनेट। ये देखो दिख रहा ना स्पाइरल पाथ दिख रहा है, ऐसे घूमते चला गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस में चला गया, जो जिसका अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है ना। इसका पाथ क्या होता है स्पाइरल पाथ, और क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम को फॉलो करता है। इनके कंक्लूजन के बाद ये इनका जो मॉडल जो दिया, तो क्या चीजें एक्सप्लेन की क्या क्या नहीं किया, तो देखिए नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, और नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे हाइड्रोजन एटम में जो पढ़ाएंगे अगला टॉपिक हमारा होगा बोहर एटम मॉडल, ठीक है ना, उसमें स्पेक्ट्रल लाइन को डिफाइन बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना, लाइन दिखा रहा था। और ये है लास्ट इसका नॉट एक्सप्लेन द इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये खत्म हो गया, छोटी छोटी थियोरेटिकल चीजें थी, मैंने समझा दिया। इसके बाद हम चालू करेंगे क्या बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ एटम के बाद क्या पढ़ाएंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सोमरफील्ड है नहीं, उसके बाद लास्ट में पढ़ा देंगे एक्सरे, चैप्टर क्या हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक हमारा है बोहर्स का, ठीक है ना, बात समझ, स्पेक्ट्रल लाइन बनाना वगैरह वगैरह, उसमें ज्यादा समय लगेगा, उसको एक लेक्चर में पढ़ाते हैं बढ़िया से, ठीक ना, जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए नीट जेईई और बोर्ड लेवल के। ओके, रहने देते हैं, थैंक यू। बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, इसमें बोहर साहब ने 3 पॉस्टुलेट दिया, ठीक है ना। क्या पॉस्टुलेट है थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद जो है इस तीनों पॉस्टुलेट के हेल्प से स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ठीक ना। तो सबसे पहले पॉस्टुलेट को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है फर्स्ट पॉस्टुलेट सुनना ध्यान से। कहा कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। क्या होता है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और घूमने के साथ साथ सुनना ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, और ये सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है घूमता है, बात समझ में आ रहा है। ये मान लो रेडियस है क्या r, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये घूमता है ना ये सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें क्या आई कि एनर्जी रेडिएट
नहीं करता है, एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। बात समझ में आया? तो जब एनर्जी रेडिएट नहीं करता है तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, दैट इज हम ले रहे हैं Ze और ये क्या इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसे भी बना सकते हैं फिर से, ये है Ze न्यूक्लियस और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा था, ठीक है ना, और रेडियस क्या है r। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। यही फोर्स क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो जो फोर्स है वो फोर्स कितना लग रहा है, सुनना ध्यान से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ZeE ओवर क्या R स्क्वायर। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या कर रहा है, किसको घुमा रहा है, mv स्क्वायर बाई r। यह हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट रहा। कौन सा पॉस्टुलेट रहा ये, फर्स्ट पॉस्टुलेट, ठीक है ना। इस बात का दिमाग में ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो मेरा फर्स्ट पॉस्टुलेट रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है ये नोट कर लीजिए, बात समझ में आ रहा है। कुल मिला के दिमाग में बैठाना है कि ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया, जो कोलंबियन फोर्स, नाम सुना ना कोलंबियन फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 ओवर क्या R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, इसके बीच में काम करता है और यही क्या करता है, इसको घुमाता है, ठीक है ना। ये तो इन्होंने पहले पॉस्टुलेट में बताया। दूसरे पॉस्टुलेट में क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, डिलीट करना है, ठीक है ना। दूसरे पॉस्टुलेट में क्या बताया, ठीक है, ध्यान से देखिए। दूसरे पॉस्टुलेट में क्या बोला, सुनना ध्यान से, कि ये हमारा न्यूक्लियस Ze, ठीक है जी, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इन्होंने ये कहा, सुनो जी बात नहीं, कहा कि जो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h/2 पाई क्वांटाइज के फॉर्म में, ठीक है ना। बात समझ में आया। एंगुलर जो मोमेंटम है L इक्वल टू क्या बोला, NH अपॉन क्या 2 पाई, और यही एंगुलर मोमेंटम क्या किसके बराबर, mv/r के बराबर, ठीक है। इन्होंने ये सेकंड पॉस्टुलेट में बताया, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, थोड़ा इसका हम लोग प्रूफ समझ लेते हैं। इसका क्या समझ लेते हैं, प्रूफ क्या है, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनो, बात नहीं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, पहले इसका प्रूफ समझ लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ समझ लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना, है बात नहीं, जैसे ये मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमा ये इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पॉस्टुलेट बता रहा हूं। तो क्या इन्होंने बोला, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये कितना घुमा, अगर ध्यान से देखो तो यहां से चला और ये घुमा, एक चक्कर लगाया, तो इन्होंने कहा कि 2 पाई r बराबर n लैम्डा। मेरी बात समझ में आ रहा है। इसको अगर ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखो, तो अगर हम कहें इसमें n बराबर 1, तो जब एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना वेवलेंथ देगा, लैम्डा के बराबर। कितने के बराबर,
लैम्डा का मतलब क्या, ये इसमें कितने लूप हैं, अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो कितने लूप बने, 2 लूप। कितने बन रहे हैं, 2 लूप, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रहा है? इतने तरीके इस तरीके का क्या कर रहा है, वेवलेंथ छोड़ रहा है। अगर हम कहें कि n बराबर 2 तो क्या होगा बता सकता है? हाँ, 1 क्या 2, कितने लूप हुए, 4 लूप। एक मैं लास्ट ले रहा हूं, क्या n बराबर क्या 3, तो कितने लूप होंगे भाई, हाँ 6, नहीं कितने हो गए, हाँ 1 में 2, 2 में कितने, और 3 में देख लेते हैं, 3 लैम्डा करना है, 3 लैम्डा। ये देखो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और ये कितना 3 लैम्डा, तो कितने लूप हुए, 1 2 3 4 5 और 6। कोई डाउट? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे मैं लिखने जा रहा हूं, मैं ले लेता हूं ये, ध्यान से देखो। तुम ये पढ़े हो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या, एम इंटू वी। कहीं किसी को डाउट? ठीक है, क्या इस लैम्डा को यहां रख सकते हो, इस लैम्डा को यहां पे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर बराबर एन एच अपॉन क्या, एम वी। आगे क्या लिख सकते हो, ये देखो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन क्या 2 पाई। क्या यही एम वी आर दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, क्या हमें दिख गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इस चाहो तो nth इलेक्ट्रॉन का आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा कौन सा पॉस्टुलेट, सेकेंड पॉस्टुलेट, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉस्टुलेट के बारे में, तो नोट करिए, फिर समझाते हैं आपको थर्ड पॉस्टुलेट क्या है। अब हम करते हैं क्या, थर्ड पॉस्टुलेट, क्या थर्ड पॉस्टुलेट। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखना, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, ये मान लो E1 एनर्जी लेवल है और ये क्या है E2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा गया है, ये देखना यहां पर, ठीक है ना, और इसकी इच्छा है कि ये जंप करके कहां जाए, ऊपर वाले पे, है ना, या कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है, दिख रहा है यहां पे, इसकी इच्छा है कि कहां पे जंप करके आए, नीचे। ये नीचे से कहां जाए, ऊपर, और ये क्या ऊपर से नीचे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, तो इसको क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, h न्यू। बात समझ में आया? या कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपर एनर्जी लेवल से कहां जंप कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल पर, तो एक एनर्जी छोड़ेगा, वो एनर्जी कितने के बराबर होगा, h न्यू। एनर्जी तो बराबर है, इट मीन्स आप डिफरेंस लोगे आप E1, या आप कह सकते हो कि डेल्टा E वो कितने के बराबर होगा, h न्यू। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, नहीं, इस जो ये प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कि ये एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? और ये एनर्जी अगर यहां से अगर जंप करता है लोअर पे, तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगी, यानी हम कह सकते हैं कि क्या करेगा, इमिट करेगा। बात समझ आया, इमिट करेगा एनर्जी, इमिटेड एनर्जी।
कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब एनर्जी। ये क्या रहा? ये थर्ड पोस्टुलेट। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मैं 3 लाइन ले लिया, ठीक है? ये है E1, ये है E2 और ये क्या है? E3। अगर मैं कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, यहां से यहां जंप किया और ये यहां से यहां जंप किया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन होगा? किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? इसके बीच के गैप का, या इसके बीच के गैप का, या इसके बीच के गैप का? या सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? सबसे कम वेवलेंथ बताइए। सबसे कम वेवलेंथ, दैट मीन्स डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, लैम्डा मिनिमम किसका होगा? लैम्डा मिनिमम किसका होगा? बताइए, किस एनर्जी लेवल्स का होगा? अगर इलेक्ट्रॉन E3 से E1 में जंप करता है तो सबसे ज्यादा लैम्डा क्या होगा? कम होगा। कैसे? कैसे दिमाग में बैठाएंगे? ध्यान से देखिए। क्या डेल्टा E बराबर, अभी आपने देखा क्या है? h न्यू, यानी hc बाई क्या? लैम्डा। यानी जिसका डेल्टा E अगर ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा? अब दिक्कत नहीं है ना? तो एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा है? E3 से और कहां से? E1 के बीच में। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जो लैम्डा मिनिमम होगा दैट इज डेल्टा E क्या? 3 to 1 में। इस केस में लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर मान लो लैम्डा मैक्स निकालना है, सुनना ध्यान से, तो ये दिमाग में बैठाना है कि एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस क्या होना? लैम्डा मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के ये थर्ड पोस्टुलेट में ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है? या इनके पोस्टुलेट की हेल्प से क्या क्या चीजें एक्सप्लेन हो पाई बढ़िया से, क्या क्या नहीं हो पाई। जैसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन डिफाइन नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? उसके लिए बोहर पोस्टुलेट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक? फाइन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया है, ठीक है? क्या एक्सप्लेन कर पाया? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन को बड़ी आसानी से क्या कर लिया? इनके पोस्टुलेट की हेल्प से एक्सप्लेन हो पाया। आप मेरी समझ में आ रहा है? ये नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो कि जब इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, ये हमारा है न्यूक्लियस, है ना? और क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये आई मीन ऑर्बिट है, ठीक है? जो आपको पता है कि 2n² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है फिलअप किया जाता है, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताइए आपको, ठीक है ना? तो कोई जनरल पॉइंट मैं ले रहा हूं Rn डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है ऑलरेडी, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पूछेगा उसकी स्पीड कितना होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां से इसका रेडियस बताइए, ठीक है ना? इसका टाइम पीरियड बताइए, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, इसकी टोटल एनर्जी बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन एक घूम रहा है ऐसे ना,
तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है। ठीक है, तो क्या क्या डिराइव करना होता है, सबसे पहले मैं एक एक करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे रेडियस, क्या रेडियस जो Rn के टर्म में हम लोग लिखेंगे। दूसरा वेलोसिटी, क्या जिसको हम Vn के टर्म में लिखेंगे। तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो हम ओमेगा एन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। इसी ओमेगा में ध्यान से देखना क्या क्या आता है, क्या आएगा 2 पाई Fn और 2 पाई बाई Tn। बात समझ में आना ना, यानी यहां से क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्या टाइम पीरियड, ठीक है ना। चौथा, किसी को याद है कुछ, चौथा देखो करंट, किसकी, करंट। करंट समझ में आ रहा है, अरे जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है इसके चारों ओर, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो जाहिर सी बात है करंट बनाएगा। हाँ समझ में आया, तो करंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट दैट इज IN, ठीक है ना। और पांचवा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम तो हो ही गया, अभी कराए NH/2 पाई, वो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कुछ याद है, चलो मैं देख रहा हूं। 6 काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी, इसी में आगे कर ले पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल, आज जब काइनेटिक हो गया पोटेंशियल हो गया तो क्या मान लेंगे, टोटल एनर्जी, ठीक। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी टोटल एनर्जी से क्या निकलता है, एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो n बराबर तीसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी, ये सब भाई बोर्ड में पूछेला है, बहुत छोटा 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 क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ गई नहीं, आइए नीट में भी जेई में भी क्वेश्चन यहां से दिखाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये सारा हम किससे डिराइव करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो किससे डिराइव करेंगे, क्या क्या किस किस चीज का कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहले जो पॉस्टुलेट पढ़े हैं, पॉस्टुलेट पढ़े हैं ना, अरे बोहर का कौन सा पॉस्टुलेट, तीनों पॉस्टुलेट का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉस्टुलेट पे क्या है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, याद है, बाई R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई R स्मॉल r, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। और क्या बताइए, और क्या इस्तेमाल करेंगे, L इज इक्वल टू mvr, याद है, इक्वल टू NH/2 पाई। और अब ये डेल्टा E बराबर क्या, hc बाई लैम्डा। एनर्जी का ट्रांजिशन जब होगा, आई मीन इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होगा, तो कुल मिला के ये फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको रेडियस निकालना है, क्या करना है, रेडियस निकालना है, तो यहां से v की वैल्यू यहां रख देंगे, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो रेडियस का फॉर्मूला भी डायरेक्ट, हम इसका डायरेक्ट चीजें आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखा नोट करा देंगे, तो इसको पहले नोट कर लो आप, ठीक है, फिर करते हैं इसको, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करो। तो क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियस, किसकी चर्चा करेंगे, रेडियस की। ध्यान से देखना, जैसे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस और ये क्या हमारा रेडियस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर ध्यान से देखो तो इस पे भी फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या देखा, इस पे एक फोर्स लग रहा है, नहीं, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
कितने के बराबर होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Z E और ये इलेक्ट्रॉन E स्क्वायर लिखो ओवर R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई क्या R। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट हो गया। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था, L बराबर mv R बराबर क्या NH बाई, अरे ठीक है ना, NH अपॉन क्या 2 पाई। आप ध्यान से देखो, मैं यहां क्या V बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V बराबर देख, V बराबर NH अपॉन 2 पाई mr लिख सकता है ना। तो क्या मिलेगा बता, कि ZE स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर इक्वल टू m बाई R और V स्क्वायर का मतलब NH अपॉन 2 mr का क्या होल स्क्वायर। ये देखो, इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, R स्क्वायर ये स्क्वायर करोगे तो उड़ जाएगा, R इसको इधर भेज देंगे, और ये देख m और ये m स्क्वायर, एक m बच जाएगा, ठीक है, और कुछ तो नहीं बच रहा है ना। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं R बराबर, देखना ऊपर बचेगा h स्क्वेयर, यही बचा, और बचा n स्क्वेयर, दिक्कत नहीं है ना, ऊपर अब कुछ भी नहीं बच रहा है, डिवाइड बाई क्या लिखेगा बता इसको, 4 पाई स्क्वेयर क्या m, ठीक है ना, एगो m कट गया है, और क्या होगा k e स्क्वेयर, और ये नीचे आ जाएगा z। कंफ्यूजन नहीं है ना। और आपको ये पता है k की वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। अगर मीडियम आ जाए तो क्या हो जाता है पता है ना तुम लोग को, मीडियम में रखोगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अगर मीडियम आ जाए तो क्या इस्तेमाल करता है, याद है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या एप्सिलॉन r, याद है ना। ओके, आइए फिलहाल यहां पे देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर इधर देखो, ये देखो h की वैल्यू पता है, ये 4 पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और k की वैल्यू पता है आपको, क्या होता है 9 इंटू 10⁹, याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है ना, SI यूनिट। इसको सारी ये चीजें रखने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, R इक्वल टू 0.53, ठीक है ना, n स्क्वेयर बाई Z इंटू एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, आप अपने दिमाग में इसको जरूर बैठाए रखिएगा। चल क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में क्या करना है, इसको बैठाना है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, Rn बराबर 0.53 n स्क्वायर बाई Z इंटू एंगस्ट्रॉन। अभी आपने देखा, बारीकी यहां पे देखो, अगर मीडियम में ले रहा था तो मैं क्या देख रहा था, इसको क्या लिख सकते हो, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r आ गया। इसका मतलब जब मीडियम में इसको देखोगे तो क्या मिलेगा 0.53, ठीक है ना, एप्सिलॉन r n स्क्वायर बाई Z इंटू क्या एंगस्ट्रॉन। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बात नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारा एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। क्या है एप्सिलॉन r, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन, यानी कुल मिला के आज हमने रेडियस के बारे में बता दिया, ठीक है, एक एक करके चालू करेंगे, ठीक है ना। अगर हम तुमसे पूछें उदाहरण के तौर पे, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, अगर हम कहें कि N1 इज इक्वल टू 3 और N2 इज इक्वल टू 5, हाँ समझ में आया। एक इलेक्ट्रॉन जो N1 बराबर 3 में बैठा है, ठीक है, तो उन दोनों के रेशियो निकालो, तो निकाल सकते हो ना हाइड्रोजन के लिए। तो आसानी से Z की वैल्यू बताइए तुमको, यहां पे रख सकते हो, मीडियम में नहीं रख रहा हूं तो Z की वैल्यू क्या रख सकते हो 1, और बाकी डायरेक्ट लिख सकते हो कि Rn प्रोपोर्शनल टू क्या n स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं है ना, डायरेक्ट रेशियो ले लोगे, सॉल्व कर लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन ये चीज दिमाग में बैठाए रखना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर, ये और इस पे,
ठीक है, तो अभी रहने देते हैं, अगले लेक्चर में कराएंगे इसका पूरा मैथमेटिकल। ठीक है, ओके, थैंक यू।